रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया मैंने, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। सर अभी मेलचिम्प में ही बाकी था वो, ऑटोमेशन और इन वीडियो वगैरह आपने कुछ बताया था, बताऊंगा मैं। हेलो। देखिए इसमें हेडिंग सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग। हेलो सर, एम आई वॉइस आ रही ऑडिबल? है आप लोगों को मेरी? सर यस मेरी सर, आ आवाज रही आ है। रही है आपको? सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो निखिल धवल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। शायद सर को नहीं जा रही है। हाँ, आ रही है आवाज आनंद तुम्हारी। हेलो। सर शायद पीसी के सामने नहीं है। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ जी, वॉइस आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। लिखिए हेडिंग सर लिखिए। अभी तो ये इसमें बाकी ना, मेलचिम्प में। वो कर लेंगे, अभी मैं एसईओ पे आ गया हूँ। अभी अभी पहले एसईओ कर लेते हैं, फिर बाद में जो भी रिमेनिंग बचा होगा अपन उसको देख लेंगे। या फिर मैं अलग से एसईओ आप में क्या लोग। हेडिंग डालना है? अभी हेडिंग लिखिए डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। देखो डिजिटल मेलचिम्प में कुछ आप ये बता रहे थे, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन और इन वीडियो कुछ बताने वाले थे आप। अभी भूल जाओ उसको, अपन अलग से कर लेंगे उसको। अभी अपन फ्रेश टॉपिक ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे। ओके ओके बस ओके याद रखना अपन ने कहाँ तक पढ़ा है ना। ओके। ओके सर। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में तीन मेजर जो प्लेटफॉर्म है वो आप लिख लीजिए। फर्स्ट इज सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, सेकंड सोशल मीडिया एसएमओ मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एंड थर्ड है ईमेल मार्केटिंग। अब जो फर्स्ट है हमारा वो है सर्च इंजन। इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसईओ एंड एसईएम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड, आज थोड़ा कम पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट आने वाले हैं। आज जन्माष्टमी वैसे आए नहीं तो थोड़ा सा बेसिक रखेंगे हम लोग। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग। हेलो। जी। सर कोई बैच चल रहा है क्या अभी करंट में, यही वाला? फिजिकल में? नहीं नहीं, अभी मतलब ये जो अभी आप सीओ से ले रहे हैं ना टॉपिक, हम्म। तो अभी कुछ ये पढ़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इनका क्या है कि जैसे ये लोग बीच में आए थे हम्म। तो इनका जो है वो एसईओ स्किप हुआ है। ओके ओके हाँ, ओके तो अब आप लोगों का बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया है कि ओके इनमें से जो एक दो लोग हैं पुराने बैच के, उनको मैं नए स्टूडेंट के साथ में, जो मेरा बैच बनेगा वो बिल्कुल फ्रेश बनेगा। अब इनका जो बचेगा या तो मैं इनको अलग से करवाऊंगा या फिर इसी में इन लोग को बाद में कवर करवाऊंगा, लेकिन अभी एसईओ तक सबका कॉमन ही चलेगा। ओके, जब तक एसईओ चल रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी जो आप लेक्चर ले रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है, यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। ओके सर, ओके। देखिए तो सर्च इंजन जो है मेजर पार्ट है इस फील्ड का। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसईओ और एसईएम। आप लोग को डेमो क्लास में दे चुका हूँ और थोड़ा बहुत बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है कि सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करते हैं, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ब्राउजर क्या हो गया, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है आपका जिसके अंदर सर्च इंजन वर्क करता है। सर्च इंजन क्या हो गया हमारा, जैसे गूगल। अब गूगल क्या, एक वेबसाइट है जो आपके क्रोम के अंदर रन हो रहा है अभी अभी की कंडीशन में। और यूजर क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट टाइप कर देता है। तो अगर हम किसी को एक्सप्लेन करें कि सर्च इंजन क्या होता है, तो सिंपली एक बायर और सेलर को कनेक्ट करने वाला जो मीडियम होता है उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन सर्च करने वाला या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले को जोड़ना। और सर्च इंजन किस लैंग्वेज पे चलता है, मतलब क्या उसमें बेसिक चीज होती है, वो है कीवर्ड्स। जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट वो टाइप करेगा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने रिजल्ट पे यहाँ पे बात करेंगे, फ्री होगा या पेड होगा। ओके,
तो जो कीवर्ड कस्टमर यहाँ पे टाइप करता है, यू कैन सी गूगल ने क्या किया, क्वेरी टैग लगाया और सबसे पहले अपना डेटाबेस में से बाय को सर्च किया, उसमें प्लस किया उसने ऑनलाइन एंड देन एंड एंटीवायरस एंड होल प्रोसेस आपके सामने इस तरीके से रखती है। तो जो कीवर्ड यहाँ पे यूजर टाइप करता है वही कीवर्ड वो आपके रिजल्ट से फाइंड करता है, विच मीन्स कि वो कीवर्ड आपके वेब पेज के अंदर होना चाहिए जो कीवर्ड कस्टमर वहाँ पे टाइप करता है। तो सर ये गूगल के पास कीवर्ड आते कहाँ से हैं? जो हम सर्च करते हैं वही उसके डेटाबेस में रहता है क्या? ऑलरेडी यस, बिल्कुल डेटाबेस में ऑलरेडी रहता है उसका। आपकी जो वेबसाइट होती है उस पूरी वेबसाइट को आप उसके डेटाबेस में सबमिट करते हो, आपकी वेबसाइट के हर एक पेज को अपने सर्वर में वो डाउनलोड करेगा और फिर कीवर्ड से कीवर्ड मैच करगा। ओके। जिन वेबसाइट्स को वो नहीं ला पा रहा है सर्च में, दैट मीन्स कि वो या तो उसके पास वेब पेज है नहीं या फिर उसने इंडेक्स नहीं किए, पेनल्टी लगा दी, तो वही सब अपने को एसईओ में समझना है। ओके सर। तो बेसिक्स अगर हम इसको समझें, यहाँ पे जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सभी रिजल्ट एक वेबसाइट की फॉर्म में है, एक यूआरएल की फॉर्म में। अगर हमें सर्च इंजन से बिजनेस करना है तो कम से कम हमारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए। यूआरएल का क्या होता है फुल फॉर्म? यूनिवर्सल रिजल्ट लिंक, यूनिवर्सल यूनिक रिसोर्स लोकेटर। कैसे एक्सप्लेन करोगे? अभी 4 स्टूडेंट है ना पेंडिंग में? 4। हाँ, क्या बोल रहे थे आप निखिल? यूनिक रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ओके। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो भी चीज क्रिएट करते हो ये यूनिवर्सली यूनिक होती है। अगर किसी ने कोई यूआरएल क्रिएट किया है, जैसे हमने क्रिएट किया है flipkart.com या फ्लिपकार्ट जो भी है, तो अब उसके जैसा दूसरा यूआरएल कभी नहीं बन सकता किसी भी इसमें। ये क्यों? क्योंकि ब्राउजर एक जैसी दो यूआरएल को कभी भी रीड नहीं कर पाता। आ रहा समझ में? अब हमें यहाँ पे देखना है कि वेबसाइट, यहाँ जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सभी वेबसाइट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो वेबसाइट क्या हो गया आपका? वेबसाइट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए आप लोग। आज 4 से 5 स्टूडेंट अब्सेंट है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक्स इंट्रोडक्शन। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस, वेब पेजेस। क्या वेबसाइट इज? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। प्रशांत आप बताइए। वेबसाइट, सर क्वेश्चन क्या था? वेबसाइट कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? वेबसाइट में सर डोंट नो। बजाज, आनंद जी। सर वेबसाइट हुई कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अच्छा, वेबसाइट और पोर्टल में क्या डिफरेंस है पता लगता है? कोई सुना ही होंगे आप लोगों ने, कोई पोर्टल बोल रहा है कोई वेबसाइट बोल रहा है। वेबसाइट मतलब पोर्टल में सर सर्विसेज दीजिए, सर्विस अवेलेबल होती है सर्विसेज। और वेबसाइट में? वेबसाइट में सर हमारा कंटेंट रहता। फ्लिपकार्ट को किस कैटेगरी में रखोगे आप? पोर्टल जिसमें सर उसको तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगी। पोर्टल? पोर्टल सर एमपी ऑनलाइन पोर्टल। देखिए पोर्टल जिसमें डेटाबेस बहुत ज्यादा। समझना, देखो पहले तो वेबसाइट को समझ लीजिए, आप लोग जो बता रहे हो सही है, और अगर इसको थोड़ा सा और अपन क्लियरिफिकेशन में सिंप्लीफाई करें
वेबसाइट क्या है आपका, ये एक मीडियम है, मीडिएट। देखो इस फील्ड में हर चीज एक मीडियम की फॉर्म में चलता है, पूरा डिजिटली मीडियम होता है, हर चीज एक दूसरी चीज पे डिपेंड होती है। तो वेबसाइट क्या है, एक मीडियम है, एक मीडिएटर है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लिस्ट करते हैं। अब जो प्रोडक्ट पे बिजनेस कर रहा है उनके प्रोडक्ट बोल दिया, जो सर्विस पे बिजनेस कर रहा है उनको सर्विसेज बोल दिया। ठीक है। तो वेबसाइट क्या हो गया आपका, काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पोर्टफोलियो या ऑनलाइन शॉप विच इज यूज्ड टू लिस्ट अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट करते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। कौन से मीडियम यूज करके, ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं आगे समझ में। तो वो एक डेस्टिनेशन हो गया आपका, जहाँ पे कस्टमर को हमें कैसे भी कर कर लेकर जाना है इन मीडियम्स का यूज करके। मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग हम करने वाले हैं वो इन शॉर्ट हम फाइनली वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए करेंगे, और वेबसाइट हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट करने के काम में आ रहा है। ओके, ये बात हो गई। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि डोमेन और होस्टिंग, सॉरी, पोर्टल और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। देखिए, वो हर वेबसाइट जो डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कस्टमर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका कंटेंट हो सकता है, उसको सभी को हम पोर्टल बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट वाली जो वेबसाइट होती है जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, और ऐसे वेब पेजेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, मैं एक हाइपोथेटिकल आइडिया आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये क्लियर है कि जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट वाले प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपके पोर्टल कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपके ये गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल हैं, अब इनको पोर्टल जनरली क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे डेटाबेस होते हैं, उसके अंदर आधार लिंक होता है, पैन कार्ड होता है, जो भी होता है उनके पास। ओके, तो बड़े लेवल पे जो वर्क करता है, जिसमें स्टोरेज वगैरह काफी ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट हमें लगता है, वो सब पोर्टल्स होते हैं। और इन्फॉर्मेशन बेसिस पे तो वेबसाइट और पोर्टल दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर उसका हम यूज के हिसाब से देखें, उसके यूजेस के हिसाब से देखें, तो आप दोनों का अलग अलग, हर वेबसाइट पोर्टल हो सकती है, लेकिन हर पोर्टल वेबसाइट नहीं हो सकता है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो वेबसाइट होती है, बेसिक स्टैटिक वेबसाइट, उनको हम पोर्टल की कैटेगरी में नहीं रखते। सर वेबसाइट जो आएगी दूसरी सी आएगी ना, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम, ये पोर्टल से। पोर्टल्स में आएंगे, बिल्कुल बोल सकते हो आप इनको पोर्टल। मैंने बताया ना, वेबसाइट और पोर्टल दोनों एक हो सकती है, लेकिन पोर्टल वेबसाइट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फेसबुक जो है वो आपका वेबसाइट भी रहेगा और पोर्टल भी रहेगा, क्योंकि वो साथ में डेटाबेस भी मैनेज कर रहा है। अब सेकंड, कि जब कभी भी हम लोग वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो दो चीजें जो आपको मैंडेट हैं, जो लगेगी लगेगी। फर्स्ट वन इज डोमेन एंड सेकंड इज होस्टिंग। ये दो कंपोनेंट से मिलके हमारा वेबसाइट बनता है। आपको ये दोनों चीजें पहले लाना होगा, उसके बाद आप एक वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। डिफरेंस, डोमेन होस्टिंग में डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? धवल। सर डोमेन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अपना कस्टमर डायरेक्ट पता ढूंढ सकता है अपनी वेबसाइट का इजीली, वरना उसको बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड नंबर टाइप करना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, पता? सर इट मीन्स एड्रेस पार्किंग है सर। जैसे किसी को अगर एड्रेस फाइंड करना है तो डोमेन के थ्रू आएंगे। जैसे हमारी वेबसाइट किसी को फाइंड करनी है तो डोमेन के थ्रू ही सर्च करेंगे सर। ठीक है। एंड सर होस्टिंग जो होती है सर, वही डोमेन को एक, जैसे किसी घर को बनाने को एक लैंड की जरूरत पड़ती है, तो वो होस्टिंग उस तरह काम करती है, उस एड्रेस को वहाँ पे होस्ट करने के लिए, वो डोमेन को। ओके, और फिर सर डोमेन मतलब एक एड्रेस है वेबसाइट का, एक यूनिक एड्रेस, तो हर वेबसाइट का अलग अलग होता है। देखिए, डोमेन एंड होस्टिंग, सबसे पहले डोमेन समझिए। डोमेन वेबसाइट के लिए वो प्रॉपर्टी होती है जो आपको ब्राउजर में एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। डोमेन इज यूज्ड टू मेक यूनिक विजिबिलिटी इन ब्राउजर। ठीक है, जैसे कि Myntra.com। अब मिंत्रा के नाम पे अगर इसने .com ले लिया है, तो पूरे वर्ल्ड में इसको और कोई नहीं ले सकता।
क्यों? क्योंकि ब्राउजर की वजह से, ब्राउजर एक जैसी यूआरएल, अभी मैंने बताया था यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, और यूआरएल को बनाने का काम कौन करता है? डोमेन। डोमेन से ही आपकी यूआरएल बनाई जाती है। अगर मैं इस डोमेन को हटा दूं यहाँ से, तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट है और कुछ भी नहीं है। मिंत्रा सिर्फ एक नाम है, आप सर्च करोगे तो वो कीवर्ड मानेगा उसको, ना कि एक यूआरएल मानेगा। .com लगा के मैंने उसको ये क्लियर कर दिया है कि ये एक यूनिक यूआरएल है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो डोमेन क्या कर रहा है? ब्राउजर में आपको यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से डिफरेंशिएट हो जाए कि हाँ भाई ये वेबसाइट बिल्कुल अलग है। आ रहा समझ में? तो ब्राउजर के रिस्पेक्ट में आपको बात करना है, डोमेन का एग्जैक्टली वर्क होता है जो आपको ब्राउजर में एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, आपके नेम को या आपकी वेबसाइट को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड, होस्टिंग। होस्टिंग का एग्जैक्टली वर्क क्या है? जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। मतलब अब जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इसमें क्या दिख रहा है हमें? कंटेंट के नाम पे इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, जो भी हम यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे, कहीं से तो फेच कर रहा है वो। तो इसको रखने के लिए जो भी स्पेस की जो रिक्वायरमेंट हमें लगती है उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग जो आपके कंटेंट को मैनेज करेगा, आपका जो भी कंटेंट होगा, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, उसको रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो स्टोरेज हमें लगेगा उसको होस्टिंग बोलते हैं। और ब्राउजर में यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए, ब्राउजर को समझाने के लिए हम यूनिक हैं इसके लिए आपको डोमेन लगेगा। अब क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके। अब अगर मैं इस पूरी यूआरएल को, इसको मिला के यूआरएल बोलते हैं, और यूआरएल से वेबसाइट बनती है, तो इस पूरी यूआरएल को अगर मैं डिकोड करूं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं सेंटर पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं ब्रांड नेम। मिंत्रा, मिंत्रा इसका ब्रांड नेम है। लेकिन उसके आगे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं यूआरएल एक्सटेंशन, या यूआरएल प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद का जो आप देख रहे हैं इसका सफिक्स वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं डोमेन। आ रहा समझ में? ये पूरा मिलके डोमेन नहीं होता है, डोमेन सिर्फ उसका सफिक्स होता है, ये डोमेन है। ये बीच वाला क्या है? ब्रांड नेम है। और सबसे आगे वाला क्या है? यूआरएल एक्सटेंशन। तो आप लोग लिख लो, यूआरएल एक्सटेंशन प्लस ब्रांड नेम प्लस डोमेन इज इक्वल टू वेबसाइट। ये 3 चीज मिलके वेबसाइट बनाती है, या यूआरएल। यूआरएल एक्सटेंशन प्लस ब्रांड नेम प्लस डोमेन इज इक्वल टू यूआरएल या वेबसाइट। हो गया? यस। अब देखिए, सबसे पहले आप ब्रांड नेम समझिए। इसमें जब कभी भी आपको एक वेबसाइट बनाना होगा तो आपके पास एक नेम होना चाहिए, जिससे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है कि भाई आप किस नाम से अपनी वेबसाइट को एक नाम देना चाहते हो। ओके। तो कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप कुछ ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं नेम सोचने से पहले। इट शुड बी यूनिक एंड स्मॉल इन कैरेक्टर्स। मतलब आपका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए, उसके जैसा कोई दूसरा नाम ना हो। और दूसरा पॉइंट कि वो छोटे से छोटा होना चाहिए। यूनिक मैंने इसलिए बोला यहाँ पे क्योंकि इस फील्ड में ब्रांड नेम को क्लेम किया जाता है। क्लेम इन द सेंस कि देखो, अगर मुझे नहीं पता सपोज कि मिंत्रा नाम से ऑलरेडी कोई वेबसाइट चल रहा है, अब हमें क्या दिक्कत हो जाएगी कि कल को अगर कोई उसको डायरेक्ट सर्च करता है मिंत्रा नाम से, तो उसकी वेबसाइट तो ऑलरेडी नेम पर रैंक कर रहा है, तो हमारा जो मेन वेबसाइट है उसको तो आने नहीं देगा ये कभी भी टॉप पे, तो हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें ब्रांड नेम को क्लेम किया जाता है। देखिए, अब इसने फेसबुक का पेज बना लिया मिंत्रा ने, और उसमें यूजर नेम को क्लेम कर लिया। ये यूजर नेम भी वैसे ही वर्क करता है जैसे डोमेन होता है। तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे अब कोई भी मिंत्रा नाम का यूजर नेम नहीं यूज कर सकता जब तक कि ये चला रहा है उसको। ओके। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ब्लू टिक इसको मिल गया। दूसरा बेनिफिट कि इसको पूरे राइट्स हैं, क्लेम कर सकता है ये कभी भी उसका मूड खराब हुआ और उसने क्लेम कर दिया तो जितने भी दूसरे लोग मिंत्रा नाम से पेज चला रहे हैं उनको सभी को फेसबुक हटा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई ब्रांड नेम देखें तो आप क्या करें, गूगल पे जाके उसको पहले सर्च कर लें। आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और आ भी रहा है तो फिर उसको कहीं ना कहीं आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा।
अरे जो ब्लू टिक लगा है ना मिंत्रा पे, ऐसा मतलब ऑफिशियल अकाउंट बनवाना हो तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस लगते हैं, फेसबुक को देना पड़ता है कुछ? नहीं देखो, ब्लू टिक है ना, ब्लू टिक का मतलब होता है वेरीफाइड अकाउंट। ये प्राइवेसी के लिए फेसबुक खुद से देता है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो लेकिन मिलना नहीं मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये फेसबुक के हाथ में। अब किनको जल्दी मिल जाता है, या तो एक सर्चिंग के हिसाब से ब्रांड पॉपुलर हो, जैसे अब मिंत्रा वगैरह को इसलिए मिल गया है क्योंकि ये काफी पॉपुलर ब्रांड है, इनको मिलियंस ऑफ कस्टमर सर्च करते हैं। ओके। दूसरा, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप पब्लिक फिगर में कर सकते हो। पब्लिक फिगर मतलब कि आपके पास एक कुछ यूनिक आर्ट होना चाहिए, जैसे आप पेंटर हो, आप सिंगर हो, आप कोई भी यूनिक चीज है आपके पास जो जिसमें जिसमें आपके जो कंटेंट होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो होती है उस पे फेसबुक क्लेम करता है। आ रहा समझ में? जैसे तो इनको क्या मतलब है, पब्लिक फिगर, इनको मुझे पब्लिक फिगर वालों को जल्दी ब्लू टिक मिल जाता है। जैसे ये टिकटॉकर वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, रील्स वगैरह जो बनाते हैं, इनको देखना आप बहुत जल्दी ब्लू टिक दे देता है इंस्टाग्राम। सर्विस वालों को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सर्विस आप, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आप बना दिए, तो वो सर्विस तो कॉमन है ना, वो तो दूसरे लोग भी बेच सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आप भी दे सकते हो और 10 एजेंसी और भी दे, उस पर तो किसी का कोई राइट्स ही नहीं है। तो इन सब चीजों को ब्लू टिक फेसबुक नहीं देता है। या फिर बहुत ज्यादा सर्च हो जाता है, आपका बहुत फेमस हो जाता है, तब वो आपको देगा। इस तरीके से ये देगा। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके फोरम पे जाके अप्लाई कर सकते हो, बट वो कंडीशन मैंने क्लियर कर दी, उसी हिसाब से आपको देगा। तो ब्लू टिक से रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रैंक जल्दी कर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लू टिक से सिर्फ इतना है कि आपका वेरीफाइड अकाउंट हो चुका है फेसबुक की नजरों में, मतलब आपका जो कंटेंट है एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और ब्रांडिंग हो जाती है हमारी, और कुछ भी नहीं है। तो नेम के लिए टूल मैं बता देता हूँ, अगर आप कभी कोई नेम प्लान कर रहे हैं, नेमलिक्स, इससे आप कोई भी नेम, बिजनेस नेम जनरेट कर सकते हैं। जैसे किस फील्ड से रिलेटेड आपको चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आपको जॉब पोर्टल बनाना है, तब मैं यहाँ पे देखिए कुछ नेम आपको सजेस्ट कर रहा है ये, तो इससे हम नेम ले सकते हैं, बट डायरेक्टली इसका नाम हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था दो कॉन्सेप्ट, कि ये लोग क्या करते हैं, डोमेन रीसेलर है। तो जिस नाम को आप पसंद करोगे उस नाम का डोमेन ये पहले ही खरीद के रख लेते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका अर्निंग क्या है। ये बड़ा, बहुत बड़ा टूल है, ये काफी अच्छी अर्निंग है इसकी। तो हमने क्या है, सिर्फ एक आइडिया ले लिया, एक नेम सोचा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में उससे रिलेटेड डोमेन आपको लेना पड़ेगा। तो डोमेन के लिए हम लोग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे गए, मीडिएटर प्लेटफॉर्म, ये भी मीडिएटर प्लेटफॉर्म है सभी, गोडैडी, बिग रॉक वगैरह। सर एक मिनट, आपने जो पहले बताया था ना namelix.com पे, हम्म। तो ये मतलब अपने को मतलब एक इनसे नाम मिलते हैं नेम? हाँ, ब्रांड नेम जनरेटर सजेशन दे रहा है आपको किस नाम से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब नाम यूज नहीं हुए पहले? नाम क्यों यूज नहीं करना वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, आपके दिमाग में जो भी नाम आया, जैसे आप मान के चलिए, हमें नहीं पता मिंत्रा नाम से कोई कंपनी चल रही है, हमने यहाँ पे सर्च किया मिंत्रा.com, या ओनली मिंत्रा करके भी आप सर्च कर सकते हैं। ये हमने सर्च किया, देखो सबसे पहले उसने बोला नॉट अवेलेबल, ऑलरेडी टाइप। लेकिन उससे रिलेटेड नीचे कुछ डोमेन आपको दे रहा है, मिंत्रा.लाइफ ले लो, मिंत्रा.प्रो ले लो, एज इट इज नेम पे डोमेन दे रहा है वो आपको। देखो मिंत्रा.प्रो आप ले सकते हो, तो ये अल्टरनेट डोमेन। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि गोडेडी के नहीं होते हैं ये डोमेन। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ नहीं मिल रहा है तो फिर वो अल्टरनेट पे चले जाते हैं, जैसे बिग रॉक पे चले गए और यहाँ पे जाके चेक करने लग गए, क्या पता यहाँ मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, .com के डेटाबेस में जाके चेक कर। और .com क्या है, .com अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ कंपनी है, जो आप लोगों को नाम के पीछे अपना डोमेन दे रहा है। रेंटेड होता है, परमानेंट कभी नहीं खरीद सकते आप, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक आप ले सकते हो उसको। ओके। तो मिंत्रा.com जब तक वो इसको .com को अपने नाम के आगे पे करता रहेगा .com का, तब तक वो उसका है। कभी उसने छोड़ दिया, रिन्यू नहीं किया, तो फिर उसके बाद शायद वो आपको मिल जाए। ओके।
तो ये अब अगर आप बिगरॉक से जाके भी चेक करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटाबेस किसका चेक करता है, डॉट कॉम का जो पर्सनल डेटाबेस होता है। तो ये तो मीडिएटर है सब, डॉट कॉम वाले के जितने डोमेन बेचेगा उसका उसको कुछ कमीशन मिल रहा होगा। तो बिगरॉक हो गया, गोडेडी हो गया, मिंत्रा हो गया, मैं आपको कुछ बड़े प्लेटफॉर्म बता देता हूँ अगर आपको कभी नॉलेज में रखना है तो। ब्लू होस्ट हो गया, जहाँ से आप लोग डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हो। ये टॉप लेवल के प्लेटफॉर्म सभी। देखिए एक तो गोडेडी, बिगरॉक, इसका भी बहुत सही मार्केट है डोमेन होस्टिंग के लिए। एंड ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। इसके अलावा होस्टिंगर, इसका भी अच्छा बिजनेस है, अच्छा मार्केट बन गया। लेकिन अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गोडेडी, बिकॉज ऑफ कस्टमर सपोर्ट। इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर कभी भी आपको टेक्निकल कोई इशू आते हैं तो उनकी टीम हमेशा रेडी रहती है। इवन आपके वेबसाइट डेवलपमेंट में भी ये लोग हेल्प कर देते हैं। और ये लोग तो फोन उठा लेते हैं आपका। तो जैसे हमने Myntra.com सर्च करा, हो सकता है Myntra.in वाला खाली पड़ा हो डोमेन। हाँ, तो अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ दिखा देगा, नहीं होगा तो फिर जैसे इन आपको देखना है तो आप इन लगा के देख लो। नहीं, Myntra तो एक बहुत बड़ा नाम है, मगर ऐसे कोई छोटी मोटी कंपनी में हो सकता है कि किसी का .com लिया हुआ हो, .in खाली हो। मिल जाते हैं ना, बहुत सारे के मिल जाते हैं, बट आपको उसका नाम याद होना चाहिए पहले कि किसका अपने को चेक करना। देखो अब मिंत्रा में तो नहीं है अवेलेबल, किसी ने या तो उसने या किसी और ने उसको परचेस करके रखा हुआ। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला था इसमें नेक्स्ट, कि इस फील्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा स्मार्ट बिजनेस है तो वो है डोमेन रीसेलिंग। डोमेन रीसेलिंग का मतलब कि कभी कभी आप लोग देखोगे कि भाई जैसे Myntra.com करके मैंने सर्च किया, या कोई भी XYZ.com करके हम सर्च कर रहे हैं, तो डोमेन नॉट अवेलेबल बता रहा है, लेकिन आप उसकी कोई वेबसाइट देखना तो आपको वेबसाइट भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि किसी डोमेन रीसेलर ने उस डोमेन को परचेज करके रख दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, वी स्टिल माइट बी एबल टू गेट इन फॉर यू, यहाँ पे एक ब्रोकर बैठा हुआ है। अब ये क्या करेगा, अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें तो ये ब्रोकर अपना चार्ज लेगा 8879 जो भी है, और उसके बाद इसके ओनर से बात करेगा जिसने भी इसको परचेस करके रखा हुआ है। अब अगर वो सेल करने में, रीसेल करने में इंटरेस्टेड होगा आपको, तो फिर वो आपकी डील करवा देगा उसके साथ में। लेकिन यहाँ से वो ऑन डिमांड पैसा मांगते हैं। मतलब एक डोमेन जो उसने 199 रुपए का खरीदा, वही डोमेन फिर वो आपको 10 लाख में बेचेगा। अब आपको समझ में आ गया ये क्या काम कर रहा है। आपको वो नाम सजेस्ट कर रहा है वो जिसके नाम का, भाई आप नाम उसके यहाँ से लोगे तो डोमेन भी तो लोगे कल को जाके वापस। क्योंकि नेम लेने के बाद जैसे आपने जॉब सुल्तान, जॉब क्या लिखा है, जॉब सल्टेंट जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाके .com सर्च करोगे आपको नहीं मिला, तो फिर आप रीसेलिंग के लिए यहीं से परचेस करोगे। तो गोडेडी बेचेगा किसको, इसी को तो बेचेगा। डील तो इसी के साथ होने वाली है आपकी। और सर ये प्रीमियम डोमेन कैसे हो जाते हैं? कौन से वाले? जैसे इनका प्राइस एकदम हाई हो जाता है, ये ये जैसे 14-14। ये हाँ सर यही। के लिए हमें सर्विस लेनी पड़ती है इनसे। ये जो है ओके। आप, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म और बताता हूँ। देखो एक जनरल नॉलेज की आपने बात करी तो मुझे याद आ गया, फ्लिपा। जैसे हम लोग कोई दुकान है, कोई घर है, उसको रीसेल कर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन, डोमेन, क्रिएटिव्स, जो भी है, ब्लॉग है आपके पास, सब कुछ बेच सकते हो यहाँ पे। आप बस यहाँ पे आके चलते हुए बिजनेस पे, जैसे आप या तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, जीरो से, या बना हुआ बिजनेस ओवरटेक कर लो किसी का। उसके लिए हम यहाँ पे आए सिंपली, जैसे मुझे खरीदना है, किससे रिलेटेड खरीदना है, एजुकेशन, ठीक है, सर्च किया। ये रीसेलर प्लेटफॉर्म है। देखो अब इसकी किसी की वेबसाइट है, ये एजुकेशन न्यूएस.com करके, अभी $89 में इसको बेच रहा है। तो डोमेन है, वेबसाइट है, क्या सेल करना है आपको, यहाँ पे फिल्टर दिए गए, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। नीचे देखिए, अब ये एक वेबसाइट है,
.buzz.com करके, ये $15,000 में इसको रीसेल कर रहा है। अब हम इसको क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे दिखा रहा है वो कि इसका जो मोनेटाइजेशन है वो एडसेंस से हो रहा है, और नेट इसको इनकम हो रही है अभी गूगल एडसेंस से $659 पर मंथ। अगर आप इस वेबसाइट को लेते हैं तो आपको कम से कम इतनी तो अर्निंग मिलेगी। बट हम ट्रस्ट कैसे करें उसके ऊपर? फिर यहाँ से हम लोगों की जो नॉलेज है वो काम करना स्टार्ट करती है कि हम उसका ट्रस्ट फैक्टर चेक करेंगे कि एक्चुअली उसको बिजनेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको ऑडिटिंग करना सिखाऊंगा। किसी वेबसाइट का ऑडिट हम कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जनरली इस वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो किसी सॉफ्टवेयर से तो जनरेट नहीं किया उसने रीसेल करने के लिए, ऑर्गेनिक वे में आना चाहिए। तो पूरी डिटेल गूगल एनालिटिक्स वगैरह ये क्या करता है, इनसे कनेक्ट करवा देता है, उससे पूरी डिटेल दे देता है कि इसकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, सॉफ्टवेयर से कितना आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है, मोनेटाइजेशन किस प्लेटफॉर्म से वो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं। इन लोग करते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने अच्छी मेहनत करी, एक ब्लॉग को अच्छा खासा अर्निंग तक पहुंचा दिया, $200-300 पर मंथ की आपकी इनकम हो रही है। अब आप उसी डोमेन उसको क्या करेंगे, आप 15,000 में आपने रीसेल कर दिया। अब ये क्या करेगा, इन $15,000 से 4 वेबसाइट और बनाएगा, फिर उनको रीसेल करेगा। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, रीसेलर प्लेटफॉर्म से बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। पैरेलल काफी सारी वेबसाइट इनकी चलती रहती हैं। सर फ्लिपकार्ट मतलब तरह से एक स्टोर है जहाँ पे मतलब लोग अपनी वेबसाइट सेल भी कर सकते हैं। हाँ, इसका भी तो कमीशन रहेगा ना, डील तो ये करवा रहा है। मतलब OLX जैसा है सर, सेम पुराने। कॉन्सेप्ट। हाँ, रीसेलर प्लेटफॉर्म का सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है। जितने की भी डील होगी उसका कुछ परसेंट, 1%, 1.5%, 2% ये रख लेगा। सर तो ये इस कुछ तरीके से भी आप अपना करके भी वो हमें भी करना पड़ता है। हाँ, तो जैसे कि हमने कुछ छोटा सा ब्लॉग बना के उसको सेल पे डाल दिया तो मतलब उसको ले लेगा कि कुछ पहले वेरीफाई करेगा कि इसके कितने। वेरीफाई होगा इसमें। जैसे आप अकाउंट बनाओगे ना तो गूगल एनालिटिक्स वगैरह लिंक करवाएगा आपसे, वेब मास्टर लिंक करवाएगा, ताकि उसको कैसे पता लगेगा आप जेन्युइन हो सकता है आप जीरो ट्रैफिक वाली वेबसाइट बेच रहे हो। तो खरीदार तो आपको तभी मिलेगा ना जब उसको कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा आपकी डील में। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो ये है। अब ये इनका प्लेटफॉर्म है GoDaddy का, कि आपने कोई डोमेन दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये डोमेन अच्छे से सेल आउट हो सकता है, तो आप प्रीमियम का टैग उस पर लगवा लेते हो। तो एक तो हो गया डोमेन रीसेलिंग, जो इस तरीके से। अब डोमेन रीसेलिंग अगर आप लोगों को करना है तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। या तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि किस नाम से डोमेन लोग ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, तो आपको क्या है कि एक इजी तरीका बताता हूँ, एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप ये मान के चलिए फ्लिपकार्ट, जब फ्लिपकार्ट ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय कार्ट नाम से कोई बिजनेस नहीं था, उसने सबसे पहले बुक्स वगैरह पे डील की थी। उसके बाद आप ट्रेंड देखना, एक ट्रेंड आपको दिखा कि हर कोई अपने बिजनेस के आगे कार्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, लेंस कार्ट, ग्रोसरी कार्ट, ई कार्ट, ये कार्ट, वो कार्ट। ओके, तो ये एक ट्रेंड समझ में आ गया। अब जितने भी डोमेन रीसेलर होंगे उन्होंने क्या किया होगा, कार्ट नाम के जितने भी वर्ड हैं सबको खरीद लिया होगा। जैसे लेंस कार्ट का डोमेन रीसेलिंग डोमेन 7 से 8 लाख रुपए में परचेस किया था उसने। ओके, ये कैसे पता लगता है बताऊंगा आपको। तो हम एक पैटर्न समझ सकते हैं, या कोई सेलिब्रिटी है उनके कोई भी बेबीज वगैरह होते हैं तो अपन ने उसके नाम का ले लिया, कोई फेमस नाम हमने रख दिया। तो ऐसे करके आपको रखने पड़ते हैं, गारंटी नहीं होती है कि रीसेल हो ही जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास SEO का, ये 100% वर्किंग है अगर आप लोग इस पर अच्छे से काम करते हैं तो। देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा और आपका SEO अच्छा होना चाहिए। आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि मार्केट में नया ब्रांड कौन सा आ रहा है। अब सपोज किसी ने एक ब्रांड स्टार्ट किया SEO फिन करके, और आपने इसकी ट्रैकिंग कर ली। अब ये नया ब्रांड है, नेम से तो सर्च होगा नहीं। अभी कोई भी बिजनेस SEO के अंदर सबसे पहले कीवर्ड से सर्च होता है, ब्रांड नेम से कभी कोई इसको सर्च नहीं करता है। जैसे आज अगर मुझे टी शर्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे जाके टी शर्ट के लिए सर्च किया, और मिंत्रा को मैंने देखा और उस पर मैं विजिट कर लिया। कल मैंने फिर कुछ सर्च किया, फिर मिंत्रा पे विजिट किया, 4-5 बार में मुझे मिंत्रा का नाम याद हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम से उसका रेगुलर कस्टमर बन जाऊंगा और यहाँ से डायरेक्टली मिंत्रा सर्च करूँगा। ये इतना होने में टाइम लगता है, कम से कम 8-10 महीने लग जाते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि इसको ब्रांड नेम से कोई सर्च नहीं कर रहा, नया बिजनेस है, ये सब अभी कीवर्ड से सर्च होगा। तो आप क्या करोगे, इसने अगर .com लिया हुआ है तो आप उसका अल्टरनेट कोई भी डोमेन ले लेना, और फिर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम का जो कीवर्ड है उस पर SEO करना है। तो जब तक उसका बिजनेस बनेगा उससे पहले हम उसके नेम को, अपने नेम को टॉप पे रखवा देंगे।
और उसका बिजनेस नेगेटिव होगा तो बड़ी ब्रांड है। अब या तो आपको वो कॉल करके थोड़ा सा लीगल तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, नहीं तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा आपके डोमेन को खरीदना, और वो खरीद लेता है। ये मैंने किए भी हैं, मैंने 4 से 5 डोमेन रीसेल किए सेम टेक्निक से। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। बैंगलोर में एक कंपनी थी, आप लोग हिस्ट्री देखोगे मेरा नाम दिख जाएगा उसमें, क्या था, ई किराना नहीं, हाँ ई किराना करके था। मैंने डोमेन लिया था गो ई किराना, और मैंने उसको रैंक करवाया था उनके नेम पे। तो अगर कोई ई किराना करके भी सर्च करता था तो वो ई किराना पहले आता था। तो पहले तो उन्होंने कॉल किया, टेक्निकल में डराने की कोशिश करी, अब आपको नॉलेज है तो आप नहीं डरोगे। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ, मैंने 1.5 लाख मांगे थे उनसे, बट कुछ 82,000 85,000 में डील हो गई थी। ये 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। बट ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको कीवर्ड पे एसईओ करना पड़ेगा, ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा है जो वर्किंग है, और 100% वर्किंग है, बस आपका एसईओ स्ट्रांग होना चाहिए। नाम प्रेडिक्ट करना वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है उसके अंदर। सर आपने क्या, उन्होंने क्या लीगल बोला था और आपने क्या उनको लीगली क्रॉस करा फिर लीगल कैसे? कुछ भी नहीं, लीगल में बस यही बोलते हैं कि आपके पास राइट्स नहीं है, ये वो पेटेंट है हमारे पास, इसका लाइसेंस है, हम चला रहे हैं यहाँ नहीं, पे जिसको काम। डोमेन डोमेन का तो आपके पास था ना, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि उनके पास पेटेंट है? अरे डोमेन तो आपको। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि अब जो जिनको नॉलेज नहीं होती है वो डर जाते हैं। ओके। अब हाँ मतलब जिसको, इसका सही आंसर तो यही होगा ना कि डोमेन तो मेरे पास में है। वही सही है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता लीगल वगैरह का इशू तो ये भी क्यों बेचता अल्टरनेट, यस सर। है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर Myntra.life का अगर कोई पेटेंट होता तो ये क्यों बेचता। क्योंकि मैं यस। आपको बता चुका हूँ कि डोमेन का कोई भी पेटेंट आप नहीं ले सकते हो, डोमेन सिर्फ रेंटेड होता है। मिंत्रा का पेटेंट आप ले सकते हो, लेकिन आप Myntra.life का पेटेंट नहीं ले सकते। अब पेटेंट होता क्या है इस फील्ड के अंदर वो भी समझिए, जो किसी की यूनिक चीज होती है, यूनिक आर्ट होता है। लोगों का पेटेंट ले सकते हो आप, वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव का पेटेंट आप ले सकते हो। अगर आपने इसकी क्लोन वेबसाइट बना दी तो ये गलत है, ये अनएथिकल हो जाएगा आपका, आप बिल्कुल केस कर सकता है वो आपके ऊपर। आपने उसका लोगो ही निकाल के लगा दिया अपनी वेबसाइट में, या उसके जैसा लोगो बना दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन इसकी कोडिंग पे उसका कोई पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोडिंग तो कोडिंग है, कोई भी कर सकता है। रिस्पॉन्सिव पे पेटेंट तो किसी की भी कुछ यूनिक जो आर्ट होते हैं, जैसे अब ये मॉडल है, अभी मॉडल इसने यूज किए तो इस मॉडल को उसने हायर किया होगा, इससे कैटलॉग शूट करवाया होगा, तो बिल्कुल इस पे पेटेंट हो सकता है। अब आप इस मॉडल को क्रॉप करके अपनी वेबसाइट में लगा दोगे तो बिल्कुल वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, या मॉडल ही आपके ऊपर केस कर सकती है। ओके, तो इन सब चीजों के पेटेंट होते हैं। अब वो बोले कि नहीं मैंने वेबसाइट जावा में बनाई, आप नहीं बना सकते, तो ये थोड़ी होगा। यस। सर जैसे कोई सर अगर Myntra.live नाम से कोई वेबसाइट बना दे, उसको भी मतलब इसी करते ई कॉमर्स सेलिंग वेबसाइट, तो कर दो ना, मतलब कोई इश्यू नहीं है। प्रोडक्ट में तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अमेजोन भी बेच रहा है, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, प्रोडक्ट का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने अगर उसकी जैसी वेबसाइट बना दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर से वैसे वो भी सेल कर रहा है, ऐसे हम भी इसी सेलिंग वेबसाइट बना देंगे Myntra.live करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई पेटेंट नहीं है, अगर आप उसका कोई भी आर्ट से रिलेटेड चीज यूज करोगे तो ही पेटेंट है, अदरवाइज कोई पेटेंट नहीं। सर अब जहाँ ओरिजिनल वेबसाइट जो है Myntra.com ही, और उसके बाद भी ब्रोकर सामने 8879 में बेच रहा है, तो क्या फिर ओरिजिनल मिंत्रा से बात करेगा ये जाकर? हाँ लेकिन वो मानेगा थोड़ी, वो तो आपको देखो, ये तो डिफॉल्ट ऑप्शन है, जब भी नॉट अवेलेबिलिटी दिखाएगा तो ये ऑप्शन हर जगह दिखता ही है। अब वो बात अलग है, ये तो हमें भी पता है कि अभी ये बात भी करेगा तो मिंत्रा तो करोड़ में भी नहीं देगा। मिंत्रा। हाँ सर, वही तो मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे दे रहा है फिर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो, ऐसा थोड़ी है कि वो आपकी डील क्रैक करवा ही देगा। ओके। वो तो क्या है, डिफॉल्ट ऑप्शन है, वो दे रहा है। अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो मेल करके पहली फुर्सत में आपको मना कर देगा, भाई इसका तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है हमारे पास, डोमेन से ही एक अर्निंग करने का ऑप्शन मैं आपको और बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं डोमेन पार्किंग। अब बहुत सारे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए। इस टाइप की वेबसाइट दिखती होंगी आपको, जिसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं। ये डोमेन हाँ सर पार्किंग, दिखते हैं। ये डोमेन पार्किंग है। क्या होता है कि मिस स्पेलिंग और मिस गाइड करके भी लोग पैसा कमा लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज क्या किया इसने, एक गूगल का, आप लोगों को जिन बात बहुत लोगों को पता है, blogger.com, ये गूगल का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे फ्री वेबसाइट बनाई जाती है। BLOGGER.com, ये उसका डोमेन है एक्चुअल। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि जो डायरेक्ट आ रहे हैं
वो 1G लगाना भूल जाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही वो 1G लगाना भूलेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इसने क्या किया, उसकी मिस स्पेलिंग का डोमेन खरीद लिया और उस पर पार्किंग कर दी, मतलब ऐड लगा दिया। अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ये एक ऐड है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते से ऐड आएगा, देखो ये ऐड आ गया ये। अब इस पर क्लिक करते से उसको 5 से 10 सेंट मिल जाएगा, 100 सेंट का $1 होता है। तो अब आप सोचिए 300-400 मिलियन व्यूज वाला जो डोमेन है, उसमें से अगर 10 मिलियन लोग भी ये गलती कर रहे होंगे तो ये कितना अर्निंग कर रहा होगा। तो 2005-6 में ये बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पर, अब तो फिर भी कम होता है, पहले बहुत ज्यादा इस टाइप का होता था कि सर्च क्या करते थे और आता क्या था। नहीं अभी भी हो रहा है, लेकिन अब और भी अर्निंग के ऑप्शन आ गए ना। अब और भी अच्छे ऑप्शन आ गए। अब क्या ऑप्शन आ गए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए flipkarts.com। देख रहे हो आप, अब इसका ओरिजिनल डोमेन आप लोग को पता है क्या है, flipkart.com, लेकिन हम क्या टाइप कर रहे हैं, flipkarts.com। अब मैं जैसे एंटर करूंगा, अभी इसने वही उस पर रखा हुआ है डोमेन पार्किंग पे, लेकिन कभी कभी आप देखोगे तो रीडायरेक्ट होकर ही ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट पे चले जाएगा। तो ये अभी नई टेक्निक आ गई कि ये लोग भी ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप डेट डोमेन यूज करो और उस पर हमारे प्लेटफॉर्म पे रीडायरेक्ट करवा दो, और अगर हमारे प्लेटफॉर्म से उस केस में आके कोई भी खरीदता है तो हम उसका कमीशन देते हैं। अब ये नई चीज आ गई। अब ये नई चीज आ गई तो उन्होंने ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया। सर एक मिनट समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो डोमेन रीडायरेक्शन और डोमेन पार्किंग। डोमेन पार्किंग में तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड लगा दिया। तो अगर मिस स्पेलिंग या कोई भी ऐसा डोमेन है, ये अब ये तो खुद ही कर देते हैं, ये गोडेडी वगैरह खुद ही कर लेते हैं। जैसे आपने डोमेन ले लिया और आपने कभी इसको रिन्यू नहीं किया तो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है इनका कि ये कुछ टाइम के लिए आपके डोमेन पे ऐड चला देते हैं, जब तक कि कोई दूसरा खरीदार नहीं मिल जाता है। तो इनने दोनों साइड से बिजनेस कमा लिया। आपने जब तक डोमेन चलाया तब भी आपसे पैसा ले रहे थे, और आपने बंद किया उसके बाद भी आपसे पैसा ले रहे हैं। लेकिन पैसा उनको तब मिलेगा जब इसको कोई देखने आएगा। होता है ना कभी कभी किसी की वेबसाइट बंद पड़ जाती है तो ऐड चल जाते हैं उसमें, तो ये इन लोग के डिफॉल्ट ऑप्शन होते हैं, ये लोग अर्निंग कर लेते हैं उससे, गोडेडी वगैरह। तो अगर हमने कोई वेबसाइट का डोमेन क्वालिटी से खरीदा है कुछ स्पेसिफिक रुपीज में, तो अगर हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक मतलब बहुत हेवी बढ़ गया, हम बहुत फेमस हो गए, तो प्राइस बढ़ जाएंगे थोड़े डोमेन के? रीसेलिंग प्राइस बढ़ती है ना, हमेशा बढ़ती है। यूज डोमेन की रीसेलिंग प्राइस हमेशा बढ़ेगी। आपने अगर अभी ये डोमेन 199 में ले लिया और 3 साल बाद आपने इसको रिन्यू नहीं किया या आपका बिजनेस शट डाउन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये इसको 199 में नहीं बेचेगा, बहुत ज्यादा में बेचेगा, 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, जितना आपने यूज किया उसके हिसाब से। तो मतलब उसको एक बार खरीद लिया तो हमारे हो जाता है, तो मतलब कुछ पे नहीं करना पड़ता है इनको साल के ऐसा कुछ? रेंटेड होता है, मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। मैं तुम्हें वही पूछ रहा हूँ, अगर मान लो ऐसे कुछ हमने एक बार खरीद लिया, उसके बाद वो बहुत फेमस हो गया, मतलब वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, तो फिर हमको पे ज्यादा करना पड़ेगा कि पेमेंट उतना ही रहेगा? नहीं रिन्यू में जैसे अगर आप अभी से ही 5 साल 10 साल के लिए खरीद लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप ईयरली लोगे, मतलब जितने लॉन्ग टर्म के लिए लोगे उतना आपको सस्ता पड़ता है ये। अब आप ईयरली ले लिए, अभी बता रहा है देखो 199 के हिसाब से, लेकिन जैसे आप इसको नेक्स्ट जब रिन्यू करोगे तो आपसे ज्यादा पैसे देगा। पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत बढ़ा देगा 30-40%। इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट करने के बाद फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, और फ्लिपकार्ट से अगर वो कुछ भी खरीदता है तो फ्लिपकार्ट उसको कमीशन देगा। इसको डोमेन रीडायरेक्शन के हिसाब से ये चलेगा। हर किसी के पास ऑप्शन नहीं है, वही उन्हीं के पास ऑप्शन है जिसपे कुछ खरीदने वाली चीजें होती हैं। अब ब्लॉगर में ऐसा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहां से कोई कुछ खरीदेगा तो है नहीं, तो फिर उसको रिडायरेक्ट करने का कोई सेंस तो है नहीं है। तो इसलिए वो फिर क्या कर रहा है, पार्किंग से काम कर रहा है, डोमेन पार्किंग से। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डोमेन दो टाइप के होते हैं, एक होगा आपका GCLD और एक होता है CCTLD। आप लिख लो टाइप्स ऑफ डोमेन, GCLD, सेकंड CCTLD। GCLD का फुल फॉर्म है ग्लोबल कोड टॉप लेवल डोमेन।
ग्लोबल कोड टॉप लेवल डोमेन, एंड CCTLD का फुल फॉर्म है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो जब भी हम डोमेन खरीदते हैं यहाँ पे, तो आपको देखिए कंट्री डोमेन वो हर डोमेन जिसमें कंट्री एक्सटेंशन होता है, हर कंट्री का अपना एक एक्सटेंशन होता है। जैसे इंडिया का है .in, .pk, पाकिस्तान .uk, .ca, कनाडा .ai, दुबई, सबके अपने अपने चलते हैं, एक ही रहेगा एक कंट्री का। तो ये सभी आपके कंट्री डोमेन होते हैं। और इसके अलावा वो हर डोमेन जिसमें कंट्री साउंड नहीं कर रहा, कोई भी चलेगा XYZ, सभी आपके ग्लोबल डोमेन होते हैं। जैसे कि एजेंसी, ग्रुप, वर्ल्ड, स्टूडियो, ये सब आपके कंट्री डोमेन। .net .in ये भी कंट्री डोमेन है। ये स्टूडियो ग्लोबल हो गया, ये भी ग्लोबल, ये भी ग्लोबल, ये भी ग्लोबल, आपका क्लब भी ग्लोबल। ये आपको ध्यान रखना। सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझ लें कि अगर हमें ग्लोबली सर्च होना है तो आपको हमेशा ग्लोबल डोमेन लेना है। ओके। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री में सर्च होना है तो आप कंट्री डोमेन ले सकते हैं और ग्लोबल भी ले सकते हैं। तो अगर कंट्री डोमेन ले लिया आपने, जैसे आप सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग है, वो तो सब जमाने में सर्च हो रहा है, पूरी वर्ल्ड ग्लोबली सर्च हो रहा है, तो उस केस में आपको ग्लोबल डोमेन लेना पड़ेगा। कोई भी डोमेन आप ले सकते हो ग्लोबल। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सर्च होना है तो अब आप दोनों ले सकते हो, कंट्री डोमेन भी ले सकते हो, ग्लोबल भी ले सकते हो। जैसे आप इसको देख लीजिए, अब इसने ग्लोबल डोमेन लिया, लेकिन ये नहीं चाह रहा कि इसको US से कोई सर्च करे, ऑर्डर तो दे नहीं पाएगा। तो इसके पास ऑप्शन है कि ये अपने इस डोमेन को किसी स्पेसिफिक कंट्री में टारगेट कर सकता है। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर ये .in ले लेता तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको फिर बाय डिफॉल्ट इंडिया में ही प्रायोरिटी पे रखेगा। ये भी ध्यान रखना, प्रायोरिटी। ऐसा जरूरी नहीं कि गूगल आपको वहां सर्च नहीं करेगा, कर सकता है। अगर उसको वहां से लोकल रिजल्ट नहीं मिले तो फिर वो आपके .in डोमेन को भी सर्च करवा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में देगा जिसपे आपने डोमेन दिया। तो ध्यान रखना, वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आपको ये सोचना है। अब ग्लोबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रैंकिंग फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा डोमेन हमने लिया है। .com है तो जल्दी रैंक करेगा, .agency है या .world है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी डोमेन में कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे वो ग्लोबल हो या कंट्री डोमेन। हाँ, लेकिन ब्रांड वैल्यूएशन के हिसाब से फर्क पड़ता है। जैसे कि .com, जिसको कुछ नहीं पता उसको .com पता है, अपने आप ही नाम के पीछे .com लगा देते हैं कुछ लोग। इसलिए हर कोई क्लाइंट चाहता है कि उसको .com डोमेन मिल जाए। बिल्कुल सही भी है, आप पहले कोशिश यही करें कि .com डोमेन अपने को अवेलेबल हो। तो ग्लोबल में 4 डोमेन जो टॉप पे चलते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। .com, .net, .info और .org। .com for commercial purpose, .net network, .info information, .org ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस है, ई कॉमर्स कंपनी है। अब आप सब लोग तो किसी में कुछ भी लगा देते हैं, तो .com आप देख लें। नेट का मतलब है कि इंटरनेट से रिलेटेड आपका कोई वेबसाइट है जिसमें आप इंटरनेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखा रहे हो, बता रहे हो या कुछ भी है, नेटवर्क। इंफॉर्मेशन, इन्फो, आप कुछ ट्यूटोरियल है, ब्लॉगिंग है, आपको सिखाने के लिए वेबसाइट बनाए हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका कोई एनजीओ हो सकता है, आपका इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, तो उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन या ORG यूज करवा सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप .com भी यूज कर सकते हैं सभी के अंदर। सर क्या .com सभी के लिए लिया जा सकता है ना, यही बताया ना आपने? हाँ, अरे ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि नहीं अपने को स्पेसिफिक .net ही लगाना चाहिए। वो तो क्या है कि ये अलग अलग कंपनीज है, उन्होंने अपने नाम का एक मतलब बताया है कि .net मतलब हम इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी, नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी कंपनी बना रहे हैं तो आप .net लगा सकते हो। ओके, या फिर आप .com लगा सकते हो, या आप .info या .org इसमें ले सकते हो। बट ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। जनरली लोग .com ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, कस्टमर अपने आप ही .com टाइप कर देता है। तो पहले .com ही देखना है आपको। अगर नहीं मिल रहा है It's 4 o'clock. तो फिर हम सर लोग .co.in भी होता है ना? हाँ होता है ना, .corporate.india,
.co.in .org.in। वो ग्लोबल होता है या नेशनल होता है? नहीं डॉट को इन डॉट लग गया ना, उसमें इन लग गया तो ये कंट्री का हो गया .co.in। अगर ओनली .co होता तो फिर ग्लोबल होता। रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट ये समझिए आप URL एक्सटेंशन। देखो अभी हमने किसकी बात की थी, ब्रांड नेम समझ में आ गया हमें क्या होना है, कैसे लेना है, यूनिक लेना है, ये सब क्लियर कर दिया मैंने आपको। और ब्रांड नेम का मतलब होना इस फील्ड में कोई भी सेंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा। और फंकी जो ब्रांड नेम होते हैं ना वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू एक प्रोफेशनल नेम जो होते हैं। आप इसको देख लीजिए कितनी बड़ी ब्रांड है GoDaddy, अब इसका सेंस निकालने जाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि आपको कोई ब्रांड नेम से सर्च ही नहीं कर रहा है, आपको तो कस्टमर कीवर्ड से सर्च कर रहा है। मैंने तो सिंपली यहाँ पे सर्च किया टॉप होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, GoDaddy दिख गया, मैंने विजिट किया, अच्छा लगा, 2-4 बार में मुझे नाम याद हो गया। तो ऐसे अपने आप ही नाम याद हो जाता है, बस आप छोटे से छोटा नाम ले लो उसको। मैंने बोला आपको छोटा नाम इसलिए लेना है ताकि जल्दी याद हो जाए। आप लेंदी नाम लोगे तो 50 बार विजिट करेगा तब जाके उसका नाम याद होगा। ओके, तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे URL एक्सटेंशन, तो URL एक्सटेंशन का एग्जैक्टली मतलब होता है कि ये आपके ब्राउजर को बता रहा है कि ये एक URL टाइप है। अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ और डायरेक्टली मिंत्रा टाइप कर दिया तो मतलब वो ब्राउजर इसको एक कीवर्ड मान के चलता है कि ये टेक्स्ट टाइप है, और फिर वो क्या कर रहा है, रिजल्ट सर्च करवा रहा है। लेकिन अगर हम उसको URL की फॉर्म में ले रहे हैं HTTP www के साथ में, तो फिर वो उसको समझ रहा है कि हाँ ये एक URL टाइप है, तो उसके वेब पेज को वो ओपन करके देगा कुछ इस तरीके से। अब ये 4 टाइप के होते हैं URL एक्सटेंशन। देखिए HTTP, HTTPS, www और नॉन www। तो HTTP और HTTPS में से एक होता है, एक लेना ही होगा आपको, और www और नॉन www में से एक आपको लेना ही होगा। जैसे आजकल का जो लेटेस्ट टेक्निक चल रहा है इसमें www मिसिंग आ रहा है, देखो इसमें जैसे www नहीं है यहाँ पे। ओके, इसमें भी www मिसिंग है, ये लेटेस्ट टेक्निक चल रही है। लेकिन पुरानी जितनी भी वेबसाइट है उनमें सभी में www के साथ आपको दिखेगा। जैसे आप मिंत्रा के देख लीजिए, आप जितने भी पेज आप देख रहे हैं सब में www दिख रहा है। अब ये तो उसको भी पता है कि नई टेक्निक आ गई है, www के बिना भी वेबसाइट URL जनरेट कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों चेंज नहीं कर रहा है? क्योंकि नहीं चेंज करने का उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके पूरे पेजेस गूगल पे आ चुके हैं। अगर उसने आप चेंज किया तो ये पेज उसके डेड हो जाएंगे। तो जब तक चल रही है तब तक चला रहा है वो, जिस दिन कंपलसरी हो जाएगा उस दिन फिर उसको करना पड़ेगा। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉकेट। सेक्टर कुछ लोग सेक्टर बोलते हैं उसको, लेकिन उसका मतलब सॉकेट होता है। इंटरनेट में 7 लेयर्स होती हैं, उसमें से एक लेयर होती है सॉकेट लेयर, जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हैकर से। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTTP को HTTPS में कन्वर्ट करने के लिए आपको SSL सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। कहाँ से? जहाँ से आप लोग डोमेन होस्टिंग ले रहे हो, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए वेब सिक्योरिटीज SSL सर्टिफिकेट, इसको परचेज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं और उसके बाद आपकी वेबसाइट में कुछ इस तरीके से लॉक लग जाता है। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने देखा कुछ कुछ कंपनी के नाम भी आते हैं यहाँ पे, ICICI बैंक लिखा रहता है, तो वो जैसा पैकेज लेंगे उसके हिसाब से वो आपको सर्टिफिकेट देगा। अच्छा, गवर्नमेंट के भी डोमेन होते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। .ac.in आपने देखा होगा, .ac.org, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड डोमेन होते हैं जो कि हर कोई नहीं खरीद सकता है। उसको वही खरीद सकता है जो या तो गवर्नमेंट की एंटिटी होगी, गवर्नमेंट एफिलिएट होगा, या फिर उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट अलाउ करता है। जैसे हमारे जितने भी पोर्टल चलते हैं इन पे सब पे गवर्नमेंट डोमेन लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट के बिना परमिशन के नहीं यूज कर सकते। अरे GoDaddy को सिक्योरिटी भी देता है क्या, मतलब अपने डोमेन पे? सब देता है ये, डोमेन होस्टिंग वेब से रिलेटेड सभी टूल्स आपको मिलते हैं।
अगर मानो तो हमारी वेबसाइट हैक होगी तो उसका जिम्मेदार भी GoDaddy, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिक्योरिटी। तरह से बोल सकते हो आपकी इंश्योरेंस कर दिया उसने आपकी वेबसाइट का, कि अगर आपने उससे एसएसएल लिया इन केस अगर कोई आपका डेटाबेस हैक कर लेता है या कुछ भी हो जाता है, तो इनके पास एंटी हैकर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं उसको रिकवर करने की। और होता ही है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखो टेक्निकल लाइन में आप लोग आ रहे हैं, तो कभी पता लगा कोई बांग्लादेश का आ गया और वो अपना फ्लैग लगा गया। अब वो क्यों करते हैं इतना, कोई फ्री टाइम थोड़ी है उनके पास, क्योंकि वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग ही सही करके देते हैं आपको, फिर पैसा लेते हैं। जैसे कोई हैकर आया और आपके उस पर फ्लेयर लगा के चले गया, और नीचे वो लिख देगा कि अगर आपको पहले जैसा वापस करवाना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर वो खुद ही आपको अगर सही करके देगा। मतलब ट्रोजन हॉर्स डाल दिया उसने, कोई वायरस डाल दिया, उससे हो जाता है। अब इनके पास एंटी हैकर्स होते हैं, तो पहले तो ये अपने लेवल पे बनाते हैं। नहीं होता, जिस दिन आप एसएसएल लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट का बैकअप लेना स्टार्ट कर देते हैं अपने ही, अपने एंड से। आप पे डिपेंड नहीं रहेंगे, फिर वो आप लो मत लो वो अलग बात है, वो खुद भी लेंगे। 5,000 रुपये साल लेता है एक एसएसएल का। और आपकी वेबसाइट का क्लोन रेडी करते हैं। क्लोन मतलब कि कैसी बनी हुई है आपकी वेबसाइट, पूरा एज इट इज क्लोन बना लेते हैं। और जिस दिन एसएसएल आपने ले लिया इनसे, तो ये उस पे वर्क करते थे, मतलब एक क्लोन बना के रख लेते हैं, डेटाबेस आपका बैकअप लेके रख लेते हैं। आप कभी सपोज इन केस कभी हो गया आपका हैक वगैरह, तो पहले तो कोशिश करेंगे उसको रिकवर करने की, और नहीं हुआ तो एज इट इज वेबसाइट बना के दे देंगे आपको पूरी कंप्लीट। फिर तो कंप्लेंट भी होती होगी ना, मतलब साइबर केस में अगर कोई से हैक हो जाए तो। हाँ हो जाता है, लेकिन वो तो टाइप ऑफ पे डिपेंड करता है कि कितना कैसा हैक किया। ये छोटे मोटे हैकर होते हैं यार, ये इतना कोई ज्यादा घपला नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपकी कोडिंग खराब कर देंगे, मैंने बताया ना, वेबसाइट बंद कर देंगे। वो साइबर पे तो तब जाओगे यार जब आपको कुछ लॉस हुआ होगा, बहुत ज्यादा मेजर लॉस हो गया, कि किसी कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स चली गई, तब आपको साइबर सेल पे जाना पड़ता है। हर अब वेबसाइट वाले को एसएसएल लेना जरूरी नहीं है क्या? वो भी मैं बताऊंगा आपको, देखिए उसके हिसाब से भी आप समझ लीजिए कि ऐसी वेबसाइट, सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट को बिना एसएसएल के रैंक नहीं करवाता है जो पेमेंट गेटवे यूज करता है। बस इतना सा समझ लीजिए। पेमेंट गेटवे मतलब कि अगर आप सामने वाली वेबसाइट में कुछ पेमेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आप कस्टमर की डिटेल देते हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडीज, या फिर उसके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको एसएसएल लेना पड़ेगा, नहीं तो सर्च इंजन रैंक नहीं करवाएगा उसको। स्पैम में काउंट करता है ऐसी वेबसाइट को। सर यूआरएल वॉइड वेबसाइट यूज करते हो आप? हम्म यूआरएल वॉइड, हम्म वो उससे वो पता चल जाता है ना वेबसाइट कितनी पुरानी है। बहुत सारे हैं, जैसे हुईज आता है एक, होस्टिंग, myspace.com, बहुत सारे तो टूल हैं, स्पाइंग कर लेते हैं कि कब के क्या बना है। मैंने आपकी चेक करी थी वेबसाइट, 2013 से है ना शायद आपकी। हाँ 2013-14। हाँ उस पे आ गया था उसमें ठीक है, पूरा। जैसे आपको पता लगाना है, डोमेन की डिटेल लगाना है, तो मैं टूल बता देता हूँ आपको। यूआरएल वॉइड पे करा था मैंने। ठीक है, इस पे जिसका भी नाम आपको देना है यहाँ से आप नाम दे दें। जैसे डोमेन रिसेलर इसका यूज करते हैं। अब आपने देख लिया डेट कि भाई रिन्यू का टाइम क्या है इसका, उसने गलती से भी रिन्यू नहीं किया, तो खरीद के रख लेते हैं फिर इसको। देखिए, डेट ऑफ रजिस्टर्ड, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ अपडेट मतलब रिन्यू, कहाँ से लिया, कौन सी जगह से लिया, आईपी एड्रेस क्या है, डिटेल क्या है, सारी चीजें आपको। इसी तरीके से होस्टिंग के बारे में भी पता लगता है। ठीक है, तो कल मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें, कुछ नए लोग आएंगे, और आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे उसको, कल एक बार फिर से समझते हैं। सर हमारा कुछ ईमेल मार्केटिंग तक हो गया था, उसके बाद मतलब कितना ऐसा कोर्स बचा होगा? ज़्यादा नहीं बेटा, 10 दिन का और है, तो या तो मैं अलग से सैटरडे के दिन रखूंगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे को रखूंगा। बट अभी इस बैच में तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चलेगा एंड तक फिर से। तो जिनको पूरा ही पढ़ना है वो पूरा पढ़ते रहो, और जिनको अपना बचा हुआ कंप्लीट करके और टाटा बाय बाय करना है वो मुझे बता देना, तो मैं उनको अलग से क्लास लेके कंप्लीट कर दूंगा।
सैटरडे के दिन लेकर, क्योंकि छोटे उसके बाद थ्योरेटिकल टॉपिक है सभी, गूगल एनालिटिक्स है उसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने जैसा है। और उसके बाद एक आपका एफिलिएट मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट बचा है, तो हार्डली 10 दिन का काम है वो। तो वो अगर हम 2-3 घंटे भी कंटिन्यू ले लेंगे तो भी हो जाएगा हमारा 2-3 लेक्चर में। ओके ठीक है, तो मैं एक बार बात कर लूंगा धवल आपसे, जो लोग पुराने हैं, तो जैसा भी आप लोगों को लगे, बाकी इसमें बने रहना है तो आप इसमें भी बने रह सकते हैं। ओके चलिए, ओके, गुड डे। गुड डे। थैंक यू सर। बाकी निखिल और आनंद जी और इनको तो करना ही है। हाँ सर, एसीओ बाकी है सर। हाँ, यस सर।